हे गाइस अस्सलामु अलैकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर के एक टॉपिक को जिसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसकी डेफिनेशन या फिर इसकी ये जो नेम है, इसी से इसकी डेफिनेशन हमें इस तरीके से पता चल जाती है कि इन्होंने कहा कि स्केलर प्रोडक्ट होगा, किस चीज़ का होगा, ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर होंगे, उनका जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा होगा वो स्केलर होगा। ठीक है। सो द ऑपरेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन्वॉल्व द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू गिवन वेक्टर्स इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट इज स्केलर। क्या हो रहा है कि दो वेक्टर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जा रहा है कि उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या है, स्केलर है। ठीक है ना। अब क्या है कि यहाँ पे हमें एग्जांपल दी हुई है कि कंसीडर टू वेक्टर्स। हमने क्या किए हैं, दो वेक्टर्स हमने कंसीडर करने हैं, एक है ए एक है बी। ठीक है। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी है ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, और इनके दरम्यान में जो एंगल है वो हमने थीटा लिया है। ठीक है। दो वेक्टर्स हैं, एक ए एक बी, इनका मैग्नीट्यूड ए एंड बी है, इनके दरम्यान में जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है। सो हम इसकी डेफिनेशन के तौर पर इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का उस और इनके दरम्यान में क्या होगी, इनके दरम्यान में क्या होगी, जो एंगल होगी वो कोसाइन ऑफ द एंगल होगी, और उनका जो रिज़ल्ट आ रहा होगा हमारे पास वो क्या आ रहा होगा, स्केलर आ रहा होगा। तो ये चीज़ कहलाती है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी, तो इनके दरम्यान में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, और जो ए डॉट बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा ए बी के। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, जब इनके ये दोनों पैरेलल होंगे। पैरेलल का मैंने आपको पहले भी मीनिंग बताया था कि पैरेलल का मतलब होता है कि हमारे पास जो एक बॉडी है, जैसे ए है ये भी इसी डायरेक्शन में है, फिर ये बी है ये भी हमारे पास क्या है, इसी डायरेक्शन में है। जब ये दोनों बॉडीज़ एक दूसरे की पैरेलल होंगी तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, और जब सेम डायरेक्शन होगी तो ये एंगल कैसे कवर करेंगी, एंगल तो बना ही नहीं इनके दरम्यान। एंगल बनाने के लिए तो एक ऐसे होनी चाहिए बॉडी, दूसरी इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से होनी चाहिए, कुछ ना कुछ एंगल पे होनी चाहिए। अब तो ये दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे के साथ खड़ी हैं, और इस जब वो साथ होंगी, पैरेलल होंगी, तो इनके दरम्यान में एंगल कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, इसलिए ये 0 होगा। तो जो ए डॉट बी जो वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी के। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू बी, मतलब अगर ए जो है, यही वाला ए, ये बराबर हो जाए बी के, तो जैसे कि ए इज़ पैरेलल एंड इक्वल टू बी, मतलब पहले तो ये सिर्फ पैरेलल थे, अब एक ऐसे भी हो सकता था, दूसरा इतना भी हो सकता था। ठीक है ना। मतलब ज़रूर नहीं है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम हो। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास इतना, हमारे पास ये ए है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, बी है, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है। ठीक है। एक बड़ा है एक छोटा वेक्टर है। अब अगर ये दोनों हों भी सेम डायरेक्शन में और इक्वल भी हो जाएं, जैसे कि ये वाली कंडीशन, जैसे दोनों मतलब क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में भी हैं और इक्वल भी हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशन होगी कि ए और बी एक दूसरे के इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे, तो क्या हो जाएगा, तो हम जब एक चीज़, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ए बराबर है बी के, या हम कह सकते हैं कि ए और जो इन दोनों को हम ए भी सपोज कर सकते हैं, दोनों को बी भी सपोज कर सकते हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से क्या हो जाएगा, एंगल तो वही रहेगा 0, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, हम क्योंकि हैं ही इक्वल, तो हम ए डॉट बी कहें या ए कहें तो ये ए का स्क्वायर बन जाएगा, ये डबल हो जाएंगे। ठीक है ना। इसी तरह से तीसरी कंडीशन जो हमें यहाँ पे दी हुई है ये है कि ए इज़ परपेंडिकुलर, इफ़ ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, तो इनके दरम्यान में क्या होगा, एंगल 90 होगा, और वन ऑफ द टू वेक्टर इज़ अ नल वेक्टर। देन यहाँ पे बहुत गहराई वाली बात की गई है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे पास क्या है, जो एक वेक्टर ए है, ठीक है, वो क्या है, बी के परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि इनके दरम्यान में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है। ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 90 डिग्री का एंगल है इनके दरम्यान में, तो जो हमारे पास cos 90 होता है वो बराबर होता है 0 के। ठीक है ना। अब देखें, अगर इन दोनों में से ये ए है ये बी है, अगर ये 0 है, ये नल वेक्टर है, ठीक है ना,
तो ज़ीरो को अगर हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ज़ीरो ही आएगी, या ये ज़ीरो हो या ये ज़ीरो हो तो हमारे पास पूरी वैल्यू ज़ीरो बन जाएगी। अगर एंगल ज़ीरो होगा तो भी वैल्यू ज़ीरो बन जाएगी। इसलिए इफ़ ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, अगर ए बी के परपेंडिकुलर होगा मतलब एंगल इनके दरमियान 90 डिग्री का होगा, या फिर ए या बी में से कोई भी एक चीज़ नल वेक्टर होगा, खाली होगा, मीन्स ज़ीरो होगा, तो हमारे पास आंसर हमेशा ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब है हमारे पास चौथा पॉइंट इसका और इसमें कहा जा रहा है कि द यूनिट वेक्टर आई जे के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बात बताई थी कि ये हमारे पास क्या हैं, तीन इस तरह से एक्सिस होते हैं। बस ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। जब यूनिट वेक्टर की बात कर रहे होते हैं तो हम इनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं आई जे और के। ठीक है, इस तरह से ये तीन एक्सिस हैं, तीन हमने इनके लिए वर्ड्स रखे हुए हैं, और ये तीनों क्या है, जैसे कि परपेंडिकुलर, ये तीनों ये इस तरह से बाहर निकली हुई नहीं होती, ये अंदर से होती है इस तरह से, मीन्स इस तरीके से ये अंदर से होती है। सो ये आपको पूरा 90 डिग्री का ये तीनों जो होती हैं वो एंगल शो कर रही होती हैं। परपेंडिकुलर वर्ड का आपने मीनिंग याद कर लेना, जब भी परपेंडिकुलर वर्ड हो मतलब एंगल जो होगा वो 90 होगा, 90 होगा। और यहाँ पे जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉस लेते हैं हम, और जब कॉस 90 की बात करते हैं हम तो वो ज़ीरो हो जाता है। जब भी ये सेम वैल्यूज़ होंगी आपने ये याद रखना है कि आई डॉट आई बराबर होता है 1 के, जे डॉट जे बराबर होता है 1 के डॉट के बराबर होता है 1 के। आई डॉट आई मतलब ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर एक एंगल होगा, दूसरा भी इसी के ऊपर होगा। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे तो इनका जो एंगल होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है ना, जब दोनों बॉडीज़ इसी डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, एक बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दूसरी भी इसी में मूव कर रही है, तो दोनों का एंगल सेम होगा, ज़ीरो होगा, तो मैक्सिमम रिजल्ट शो करेगी। जैसे फर्स्ट वाली कंडीशन थी हमने जो ऊपर वाली पढ़ी कि जब इनके दरमियान में एंगल जो भी ये पैरेलल होंगी दूसरे के तो ये मैक्सिमम रिजल्ट शो कर रही थी, मतलब ए बी के इक्वल आ रहा था। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारे पास कॉस ज़ीरो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो जब कॉस ज़ीरो मीन्स इनके दरमियान में एंगल जो है वो 0 डिग्री है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर के एक्सिस में होंगी मीन्स के जेड एक्सिस में होंगी, जो यूनिट वेक्टर के होगा, अगर दोनों बॉडीज इसी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनके दरमियान में एंगल 0 होगा, और अगर एंगल 0 होगा तो कॉस 0 तो हमारे पास होता ही 1 के इक्वल है। ठीक है, लेकिन अब अगर ये इस तरह से है तो ये वाली आपने सारी बात याद रखनी है कि आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, जैसे कि पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एंगल 0 बनेगा, और जब एंगल 0 होगा तो कॉस 0 डिग्री हमारे पास 1 के बराबर होता है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि ये चीज़ है एक्स एक्सिस में। ठीक है, ये जो आई है, आई को हम जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या इनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, सो अगर एक बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इनके दरमियान तो एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। जब इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का होगा तो मीन्स परपेंडिकुलर 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री बराबर होता है 0 के। सो आई डॉट जे हो या फिर जे डॉट के हो या फिर के डॉट आई हो, मीन्स आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो या फिर ये के डॉट आई हो, ये इन सब के दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। और जब 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो कॉस परपेंडिकुलर पे जब होता है, जब वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है तो कॉस हमेशा 0 के बराबर होता है। अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ जब ये पैरेलल थे तो एंगल 0 था, जब ये 90 डिग्री पर आए, परपेंडिकुलर आए, तो एंगल हो गया हमारे पास, जो वैल्यू हमारी हो रही है वो 0 हो रही है। ठीक है ना, यहाँ मैक्सिमम थी, यहाँ 1 हो रही थी। ठीक है, क्योंकि कॉस जो 0 डिग्री था वो बराबर था 1 के, और कॉस जो 90 डिग्री है वो बराबर है किसके, 0 के। मतलब जब हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ से इस तरह से एंगल बढ़ता जा रहा है, मीन्स अगर 0 के बाद 30, 45, 60 फिर 90 पे अगर एंगल आ रहा है तो इस तरफ से एंगल जो है वो एंगल बढ़ता जा रहा है, और जो वैल्यू है कॉस की, जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। यहाँ पे 1 है। ठीक है, जब हम 30 पर आएंगे तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो 0.866 हो जाएगी। ठीक है, जब हम 45 पे आएंगे तो 0.707 हो जाएगी, जब हम 60 पर आएंगे तो 0.5 हो जाएगी, और जब 90 पे आएंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। सो मतलब जब हम एंगल बढ़ाते जाएंगे डॉट प्रोडक्ट में
जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैल्यू कम होती जाएगी। MCQs के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये आपने याद रखनी है, ठीक है। मैं आप लोगों को वाइटल के फिजिक्स के MCQ सॉल्व करवाऊंगी इस चैप्टर के, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चैप्टर आप लोगों का बहुत पक्का हो जाएगा। और स्पेशली ये डॉट प्रोडक्ट और ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। सो ये थोड़े से कॉन्सेप्ट्स अभी आप ये याद रखें, ताकि बाकी जब MCQs के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ग्रुप ज्वाइन करना है तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें देखना है, लिंक मिली हुई है आपको फेसबुक पेज की भी। इसके अलावा आज 3 बजे आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट है। आई होप सो आप लोगों की तैयारी होगी और कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से पार्टिसिपेट करें। कोई उसमें आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा, बट इट विल बी प्रैक्टिस टेस्ट फॉर यू। इंशाल्लाह अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो बाकी सारे चैप्टर्स की टेस्ट भी लूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।